तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के 4th सेमेस्टर के पेपर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये पेपर 1 के लिए फुल वीडियो रहने वाला है और इस एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा पेपर है वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि इससे पहले आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को देखकर, इसको पूरा देखकर और सही तरीके से नोट्स बनाकर आप अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, विषय जो है वह है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। तो जिनके भी मतलब जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उनके मतलब यूनिवर्सिटी में यदि 4th सेमेस्टर में ये विषय है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति आगे चल के बना दे, लेकिन अभी तक तो ऐसा वीडियो नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। इससे आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर सकते हैं। लगभग 99% जो सिलेबस है हर यूनिवर्सिटी में सेम होता है, लेकिन एक बार मैं फिर से कहता हूं, आपको अपना सिलेबस मैच करना है। ठीक है, इसके बाद हम पिछले साल के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे, जो प्रश्न पत्र के जो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उन पर डिस्कस करेंगे। फिर हम पिछले साल के जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनके उत्तर, यानी कि जो पेपर था, पेपर के जो प्रमुख जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेके आएंगे। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में रहेगा सारे का सारे ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों, जो आधुनिक हिंदी काव्य की सभी प्रमुख जो कविताएं हैं उनका सार, जैसे नदी का द्वीप, ठीक है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। ठीक है, असाध्य वीणा, तो इन सभी का एक प्रकार से सभी कविताओं का सार एवं कवि परिचय ये हम लेके आएंगे। और इसके बाद प्रमुख प्रश्न जो बचेंगे, ठीक है, और उनके उत्तर ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में हम प्रमुख पद्यांशों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पिछले साल आए भी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं जो मतलब सबसे पहले जो चीज डिस्कस करूंगा वो है सिलेबस। ठीक है, और इसी प्रकार से ये वीडियो चलेगा, यानी कि आपको इस वीडियो में वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं एक सुझाव आप लोगों को देना चाहता हूं, इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, पूरा आपको वीडियो करना है। सबसे पहले तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 1-1.5 घंटे का या 2 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, इसको पूरा देखना है एवं यार अपने मतलब जो हाथ है उससे नोट्स भी आप लोग बना सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से नोट्स भी है इसमें। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कहीं पे मैंने PDF का यूज भी किया है, जैसे कि सिलेबस में और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कहीं कहीं पे PDF भी है, कहीं कहीं पे नोट्स भी है। यदि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और यदि ये पूरा वीडियो जिसने समझ लिया, जो मतलब है हिंदी साहित्य का सच्चा विद्यार्थी, वो इसमें जैसे कि आपका 40 नंबर का पेपर आता है तो 40 बाई 40 नंबर लाने की गारंटी भी मैं देता हूं, यदि इस वीडियो को सही तरीके से आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो इंट्रो है इस वीडियो का ये समाप्त होता है। अब अपन सीधे आते हैं इस वीडियो में, जो सबसे पहले बात करने वाले हैं सिलेबस की। तो आते हैं अपन आपके पेपर आधुनिक हिंदी काव्य और उसके इतिहास के सिलेबस पर। यदि दोस्तों बात की जाए इसकी इकाइयों की, तो इसमें कुल मिला के 5 इकाइयाँ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई 1 की, क्योंकि इकाई 1 मेन इकाई कहलाती है किसी भी चैप्टर की, किसी भी पेपर की। तो इसकी जो इकाई 1 है, इकाई 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा व्याख्यांश, जिसमें कुल मिला के 9 कविताएँ दी हुई हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी कविता है नदी के द्वीप। सरस्वती पुत्र, इनकी एक और कविता है, और तीसरी कविता है असाध्य वीणा, यानी कि एक ही कवि की 3 कविताएं हैं। मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस और भूल गलती। वहीं भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, सतपुरा के घने जंगल। नागार्जुन की जो कविताएं हैं बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद। यानी कि दोस्तों इकाई 1 में हमें व्याख्यांश को पढ़ना है, और व्याख्यांश में कुल मिला के हमें 4 कवियों की 9 कविताओं को पढ़ना है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। यदि एक बार आप लोग समझ गए ना, तो समझ लो कि मज़ा आ जाएगा। इकाई 2 और 3 और 4 की बात करें तो इनमें इकाई 2 में हमें पढ़ना है
छायावादोत्तर काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो छायावाद के बाद का जो काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं। इकाई 3 में अज्ञेय एवं मुक्तिबोध से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न और इकाई 4 में भवानी प्रसाद मिश्र और नागार्जुन से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2, 3 और 4 इन इकाइयों में आपको कुल मिलाकर छायावाद के बाद का जो काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को जानना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और नागार्जुन इनसे संबंधित समीक्षात्मक प्रश्नों को आपको जानना है। वहीं दोस्तों बात करें इकाई 5 की, तो इकाई 5 में रहने वाला है द्रुत पाठ, जिसमें रहेंगे कुल मिला के 7-8 कवि रहते हैं द्रुत पाठ में। त्रिलोचन, सुदामा प्रसाद धूमेल, केदारनाथ अग्रवाल, दुष्यंत कुमार त्यागी, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये आपके द्रुत पाठ के मतलब कवि हैं और इनसे आपका अति लघु उत्तरीय के प्रश्न बनते हैं। तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन अज्ञेय जी ने कब किया था? तो ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आया था। तो यहाँ पे तार सप्तक जो क्या है ये आपको बताना है। तार सप्तक एक प्रकार से एक समाचार पत्र है, ठीक है, और इसका प्रकाशन अज्ञेय जी ने प्रथम बार कब किया था? ये किया था 1943 में। तो यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ, ठीक है, तार सप्तक का, यहाँ पे देखिए तार सप्तक, इसका प्रथम बार यानी कि ये मान लो कि इसका जन्म हुआ था 1943 में और इसका प्रकाशन हुआ था अज्ञेय जी ने 1943 में किया था, ठीक है। और इसके बाद ये है प्रथम बार, और दूसरी बार यानी कि सेकेंड टाइम ये दूसरी बार कब हुआ था? तो 1951 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। 1943 नहीं लगाना क्योंकि दूसरा प्रकाशन पूछा है, पहला पूछते तो 1943, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न काफी ज्यादा मतलब ये मान लो कि आप लोग ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न था उस समय पे, मेरे प्रश्न पत्र में भी यही प्रश्न आया था और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि मुक्तिबोध एक लेखक का नाम है। देखिए मुक्तिबोध एक लेखक भी है और मुक्तिबोध एक रचना भी है, ठीक है। अब यदि आप लोग लेखक समझ लेते हैं कि मुक्तिबोध एक जो लेखक हैं उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनको इनमें से कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं, और जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो मुक्तिबोध लेखक के लिए तो ये प्रश्न नहीं आया है। मुक्तिबोध एक रचना भी है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और मुक्तिबोध एक उपन्यास है, यहाँ पे यदि उनको लिखना था मुक्तिबोध उपन्यास, यदि ये लिख देते तो फिर काम बन जाता, ठीक है। बाकी कंट्रोवर्शियल प्रश्न था ये। तो मुक्तिबोध उपन्यास है जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, और इस पर जैनेन्द्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी, ठीक है। प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से घुमा दिए जाते हैं एमए हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न था नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत से लोग, क्योंकि इनकी जो निधन हुआ था वो दरभंगा में हुआ था, और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे देखना दरभंगा भी दिया गया है 2 जगह, और 2 जगह मधुबनी। तो मैं आप लोगों को बता दूं इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1911 मधुबनी बिहार। दरभंगा में 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब इनका निधन हुआ था, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, नागार्जुन की यदि कोई रचना की बात करें तो इनकी कोई रचना बता दूं। जैसे नागार्जुन ने कोई बेस्ट रचना लिखी है जिस पर इन्हें कोई मतलब पुरस्कार मिला है। अच्छा आप बताना कमेंट में नागार्जुन की वो कौन सी रचना है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों विकल्प नंबर 4 में जो आया था वो था भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों ये बात तो सभी से बन जाता, ये बहुत ही मतलब लड्डू गोपाल की तरह ये प्रश्न आया, मतलब बहुत ही सरल प्रश्न आया है। उनकी जो भाषा है, कविता की जो प्रमुख विशेषताएं है, सरल एवं सहज भाषा है, गीतात्मक होती हैं, गीत तो मतलब गीत ही रूप में भी लिखते हैं, प्रगतिशीलता एवं मानवतावाद ये उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है, ठीक है। और यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग तो जानते हो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं
इनको मतलब इनकी कुछ कविताएं भी हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है। एक है गीत फरोश, ये आपको पढ़ लेनी है। एक है सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी आपको पढ़ लेनी है। और एक और कविता है बुनी हुई रस्सियां। तो ये तीनों कविताएं आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं, अंतिम जो ऑब्जेक्ट आया था वो था प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। जो प्रयोगवाद है, सबसे पहले तो प्रयोगवाद के जो जनक हैं वो कौन है, तो प्रयोगवाद के जनक है अज्ञे जी। तो प्रयोगवाद की जो विशेषता है वो है नवीनता और प्रयोग। प्रयोगवाद में नवीनता और प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी पे बहुत सारे लोगों ने आंसर लगाया था जो कि एकदम से गलत है, क्योंकि पारंपरिकता एवं रूढ़िवाद प्रयोगवाद में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीनता और प्रयोग। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है त्रिलोचन जो हैं उनकी संक्षिप्त जीवन परिचय हमें लिखना है। तो आइए जानते हैं त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन परिचय। त्रिलोचन शास्त्री 1917-2007 हिंदी साहित्य के, मतलब इनका जन्म 1917 में और 2007 में इनका निधन हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रगतिशील कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। तो इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला है वहाँ पे हुआ था। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। तो इनका वास्तविक नाम जो था वो वासुदेव सिंह था। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया और अध्यापन व पत्रकारिता से जुड़े रहे। तो ये अध्यापन और पत्रकारिता से जुड़े रहने वाले भी एक कवि माने जाते हैं। त्रिलोचन की जो कविता है उनका जो आधार है वह जन जीवन है, यानी कि आम जनता का जीवन है। उन्होंने किसान, मजदूर और आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको सरल भाषा में व्यक्त किया। उनकी भाषा जो है वह बोलचाल की सहज और लोकधर्मी है। यहाँ पे लोकधर्मी नहीं है, यहाँ पे लोकधर्मी ना होकर कुछ लोकधर्मी है, लेकिन भाषा जो है वह सहज और यहाँ पे सरल है। वे हिंदी के सानेट यानी कि चतुर्दश पदी को स्थापित करने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ, अब उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, ये सभी उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। उनकी कविताओं में यथार्थवाद, मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं। और जो त्रिलोचन जी हैं उनकी सादगीपूर्ण जीवन और प्रतिबद्ध लेखन के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी समाज के वंचित वर्ग की आवाज़ बनकर प्रासंगिक हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र के अथवा के प्रश्न को। ये खा लिखा है, ये खा नहीं है, उसी का अथवा को मैंने खा लिख दिया, ठीक है। धूमिल की काव्यगत विशेषता लिखिए, ये प्रश्न आया था आपके में। तो सुदामा पांडे धूमिल हिंदी के सशक्त समकालीन कवि थे। उनकी जो कविता है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता तीखा राजनीतिक और सामाजिक व्यंग है। एक प्रकार से ये राजनीति और समाज पर तीखा व्यंग कसते हैं। धूमिल की रचनाओं में व्यवस्था के प्रति आक्रोश, ये उनकी रचनाएं हैं, व्यवस्था के प्रति आक्रोश, आम आदमी की पीड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो संकट है स्पष्ट झलकता है। यहाँ पे ये रचनाएं नहीं है, मतलब उनकी जो रचना है उनमें उनकी ये विशेषता है, व्यवस्थाओं के प्रति वो आक्रोश देते हैं, आम आदमी की पीड़ा है उसको उजागर करते हैं और लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका संकट है वह उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी भाषा अत्यंत सीधी, सपाट और बोलचाल की है जिसमें बनावट नहीं है। तो धूमिल जी कभी बनावटी भाषा नहीं बोलते हैं। वे कविता को सत्ता के विरुद्ध हस्तक्षेप मानते हैं। उनकी कविताओं में प्रश्नवाचक शैली और तर्कशीलता प्रमुख है। वे व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं उनको उजागर करते हैं और पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी प्रमुख कृति संसद से सड़क तक है, जो हिंदी कविता में राजनीतिक चेतना का महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। तो इनकी प्रमुख कृति का नाम क्या है? संसद से सड़क तक। धूमिल की कविता में विद्रोह, यथार्थ और सामाजिक न्याय की आकांक्षा का सशक्त स्वर मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न था दुष्यंत कुमार की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वह लिखनी है। तो दोस्तों जो दुष्यंत कुमार है वह आधुनिक हिंदी गजल के प्रमुख स्तंभ हैं।
इनकी एक कविता मुझे याद आती है कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर नजर है देख तू, आसमान के तारे न देख। उनकी कविता की मुख्य विशेषता जन सामान्य से जुड़ाव है। उन्होंने गजल को केवल प्रेम वर्णन से निकालकर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ से जोड़ा है। उनकी रचनाओं में भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता, इन तीनों के खिलाफ तीखा स्वर मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जनभाषा के निकट है। उनकी गजलों में व्यंग, कटाक्ष का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। उनकी प्रसिद्ध कृति साये में धूप हिंदी गजल को नई पहचान देने वाली मानी जाती है। तो साये में धूप उनकी प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। उनकी कविता में संघर्ष, आशा और परिवर्तन की चेतना का स्वर प्रमुख है। जो दुष्यंत कुमार त्यागी जी हैं, वे निराशा के बीच भी उम्मीद का संदेश हमें देते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ जो अग्रवाल हैं उनके एक काव्य संग्रह की विशेषता है, यानी कि इसी के अथवा में ये प्रश्न आया था। केदारनाथ जो अग्रवाल जी हैं उनके एक काव्य संग्रह की हमें विशेषताएं बतानी है। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह युग की गंगा को लें, इसको थोड़ा जूम करते हैं, को लें तो इसकी प्रमुख विशेषता जनजीवन और प्रकृति का सशक्त चित्रण है। इस संग्रह में ग्रामीण जीवन, श्रम, प्रेम और प्रकृति का सहज चित्रण हमें देखने को मिलता है। कवि ने धरती, नदी, पेड़ पौधे और श्रमिक जीवन को जीवंत बनाया है। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और लोकधर्मी है। वे प्रकृति और मनुष्य के संबंध को गहराई से प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य संग्रह में प्रगतिशील चेतना भी स्पष्ट है। इसमें श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति और सामाजिक समानता की भावना हमें दिखाई देती है। संक्षेप में इस संग्रह में प्रकृति, प्रेम और सामाजिक यथार्थ का जो सुंदर समन्वय है वह हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जीवन वृत्त लिखिए। तो रघुवीर सहाय 1929 से 1990 तक हिंदी के प्रमुख कवि, पत्रकार और आलोचक थे। उनका जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और दिनमान पत्रिका के संपादक रहे। ये प्रश्न भी आता है कि वे कौन से पत्रिका के संपादक थे? दिनमान पत्रिका के संपादक। उनकी कविता में आधुनिक जीवन, राजनीति और समाज की विसंगतियों का गहरा चित्रण है। वे आम आदमी की स्थिति को प्रमुखता से प्रस्तुत करते हैं। उनकी जो भाषा है वह सरल लेकिन प्रभावशाली है, जिसमें व्यंग और कटाक्ष की शक्ति है। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे नई कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। और यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। अगला प्रश्न था, रघुवीर सहाय की कविता में प्रमुख स्वर क्या है? समझाइए। रघुवीर सहाय की कविता में सबसे प्रमुख स्वर राजनीतिक, सामाजिक चेतना और व्यंग का है। वे सत्ता, लोकतंत्र और समाज की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। उनकी कविता में आम आदमी की जो पीड़ा है, असुरक्षा और असहायता है, वह स्पष्ट झलकती है। उनका व्यंग अत्यंत मारक और विचारोत्तेजक, मतलब विचारों की उत्तेजना प्रदान करने वाला होता है। वे पाठक को झकझोरते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी कविता में मानवीय संवेदना, लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता और स्वतंत्रता के प्रति सजगता भी प्रमुख है। इस प्रकार उनकी कविता में यथार्थ, व्यंग और सामाजिक जागरूकता का समन्वय हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय लिखिए। तो दोस्तों, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है 1927 से 1983 तक हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और पत्रकार थे। उनका जन्म बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आकाशवाणी तथा पत्रकारिता से जुड़े थे। उनकी कविता में मानवीय संवेदना, सामाजिक सरोकार और सरलता का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, उड़े हुए रंग, ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। वे नई कविता आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी किन्हीं दो कवियों की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो पहले प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन।
उनकी कविता में जनजीवन, किसान और मजदूर वर्ग की समस्याएं प्रमुख हैं। भाषा सरल और व्यंग्यपूर्ण है और यहाँ पे दोनों विशेषताएं समाप्त होती हैं। दूसरे हैं त्रिलोचन, उनकी कविता में लोक जीवन, यथार्थ और मानवीय संवेदना का सशक्त चित्रण हमें देखने को मिलता है। दोनों कवियों की जो कविता है उसमें सामाजिक चेतना, यथार्थवाद और जनपक्षधरता ये प्रमुख है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य के उद्देश्य को लिखिए। तो प्रयोगवाद का उद्देश्य परंपरागत काव्य शैली से हटकर नई अभिव्यक्ति को विकसित करना था। इसमें व्यक्तिगत अनुभव, मनोवैज्ञानिक गहराई और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को व्यक्त किया गया है। कवियों ने नए प्रतीक, बिंब और भाषा का प्रयोग किया है तथा छंद मुक्त कविता को अपनाया है। यह धारा हिंदी कविता को आधुनिक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, गीत फरोश की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो गीत फरोश जो लिखा है ये भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। सतपुड़ा के घने जंगल और गीत फरोश ये दोनों आपके मतलब सिलेबस में भी है, तो इनको पढ़ना जरूर है। गीत यहाँ पे गीता गाती फरोश लिख गया है, गीत फरोश होता है, ठीक है, गीत फरोश। गीत फरोश का मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे गाती लिखा है वहाँ पे आप लोगों को गीत लिख लेना है, ठीक है। गीत फरोश है यानी कि जो गीत को बेच देता है उसको गीत फरोश कहते हैं। तो इसकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। तो गीत फरोश में सामाजिक यथार्थ और व्यंग का प्रभावशाली चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसमें आम आदमी के संघर्ष, जीवन और आम आदमी का जो संघर्ष है और जीवन की विडंबनाएं और समाज की असमानता है उसको उजागर किया है। भाषा सरल और प्रभावशाली है। रचना में व्यंग और करुणा का संतुलन है। यह कृति सामाजिक चेतना को जागृत करती है और पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। तो यहाँ पर हमारे सभी प्रश्नों का जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आए थे उनके सभी प्रश्नों का आंसर होता है समाप्त। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमए हिंदी साहित्य के चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि 4th सेमेस्टर के पेपर 1 के बारे में। दोस्तों पेपर 1 जो कि जिसका विषय है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। दोस्तों आज के इस एक ही वीडियो में मैं आपके चौथे सेमेस्टर का पहला पेपर पूरी तरह से समाप्त कर देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आप यदि ये वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर 40/40 यानी कि 100% आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार इस वीडियो में मैं ये 5 इकाइयां आपको पढ़ाने वाला हूं, तो अपने सिलेबस को आप मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता को। नदी के द्वीप कविता की जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव द्वारा रचित है। इसकी जो रचना हुई वो 1949 में इलाहाबाद में लिखी गई थी। तो सबसे पहले इसके प्रमुख प्रतीकों को हम जान लेते हैं। इसमें जो नदी है ये समष्टि चेतना यानी कि एक पूरे ग्रुप का यानी कि एक पूरे समूह का प्रतीक है। समष्टि चेतना को आप समाज भी मान सकते हैं। द्वीप है वो व्यष्टि अर्थात व्यक्ति का प्रतीक है। धारा है ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है और भूखंड है ये एक प्रकार से पूर्वज का प्रतीक है। अब कैसे प्रतीक है ये तो अपन पंक्तियां पढ़ेंगे, सारी की सारी पंक्तियों को अपन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कवि ने अपनी बात नदी के द्वीप द्वारा रखी है। आपको ये बात दिमाग में रख लो कि कवि ने अपनी जो बात है वो नदी के द्वीप द्वारा कह दी है। बस आप समझ जाएंगे कि कविताएं कैसी चलती हैं और ये नदी के द्वीप कविता क्या है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको स्रोत सुईनी बह जाए। तो यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं कि हम नदी के द्वीप हैं यानी कि व्यक्ति है वो समाज का हिस्सा है। व्यक्ति नहीं कहता कि समाज मतलब जो समाज है वो व्यक्ति को छोड़कर चला जाए। यहाँ पर व्यक्ति समझना, नदी यानी कि क्या है, नदी क्या है, पूरा समाज है और द्वीप क्या है, व्यक्ति है, व्यष्टि है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वह हमें आकार देती है। तो हमें आकार यानी कि व्यक्ति को आकार कौन देता है, समाज देता है। समाज में ही तो व्यक्ति सब कुछ सीखता है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। यानी कि हमारे शरीर में हमारा जो व्यक्तित्व है वो समाज ही बनाता है। यानी कि जिस प्रकार जो द्वीप है उसका निर्माण नदी करती है उसी प्रकार व्यक्ति का निर्माण समाज करता है। माँ है वह है, इसी से हम बने किंतु हम हैं द्वीप।
कवि कहते हैं कि माँ है वह, यहाँ पे समाज को माँ कहा गया है। और यहाँ पे यदि आप कहें तो देखो, अर्थों के आधार पर तो नदी को माँ कहा गया है, लेकिन यदि अर्थों का और गहन रूप निकाले तो समाज को माँ कहा गया है, और इसी समाज से व्यक्ति का निर्माण हुआ है। हम धारा नहीं है, धारा क्या है? पूर्ण समर्पण है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं श्वेत सुइनी के, यानी कि हम सदा से श्वेत सुइनी के द्वीप हैं। द्वीप मतलब एक प्रकार से उसके पुत्र हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। यहाँ पर ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग मतलब नोट कर लेना। हम बहते नहीं हैं, व्यक्ति बहता नहीं है, बहना रेत होना है। जो नदी के साथ बह जाएगा वो रेत हो जाएगा। समाज में इसका बहुत गहन अर्थ निकाला है कवि ने, जिसका अर्थ विद्वानों के अनुसार ये रहा है कि बहना रेत कैसे होता है? जो समाज के साथ चलने लगे, समाज की बुराइयों के साथ बह जाए तो फिर वो रेत हो जाएगा। लेकिन जो समाज की बुराइयों का विरोध करे और उनके साथ ना बहे, फिर वो रेत नहीं होगा, उसका एक अपना अलग व्यक्तित्व बनेगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यहाँ पर कवि ने इसलिए ये लिख दिया है कि यदि हम बहेंगे, समाज के साथ बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे पिलवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बढ़ जाएंगे। मतलब पैर भी उखड़ेंगे, पिलवन भी हो जाएगा। पिलवन यानी एक प्रकार से नीचे भी गिर जाएंगे। ढहेंगे सहेंगे लेकिन बढ़ेंगे हम। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? यानी कि चूर्ण होकर बिल्कुल टूट कर हम कभी धार बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। यदि हम रेत बन जाएंगे तो फिर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, यानी कि सबको हम गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बन जाएंगे। तो हमें रेत नहीं बनना है। सिंपल सा इसका भाव समझ लो कि इसमें व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्तित्व लाना चाहिए कि जो समाज की जो बुराइयां हैं उनको वो दूर करे और जो अच्छाइयां हैं उनको आगे लेते चले जाए। द्वीप है हम नहीं है स्वाप, मतलब सांप। यह अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की गोद में। क्रोड मतलब गोद में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। वह बड़े भूखंड से किसे मिलाती है? हमें मिलाती है। और वह भूखंड अपना पितर है, पितर यानी कि पिता है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैरचार से अतिचार से तुम बढ़ो। प्लवन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोत स्वैनी ही कर्म नासा, कीर्ति नासा। घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी। मतलब यदि यह कर्म नासा, कर्म को नाश करने वाली बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे फिर संस्कार तुम देना। यानी कि माता यहाँ किसे कहा गया है? समाज को, ठीक है। और नदी को कहा गया है, लेकिन अर्थों के रूप में समाज को कहा गया है। समाज ही हमें संस्कार देता है। तो यहाँ पर हमें हमारी जो कविता है नदी के द्वीप, ये समाप्त होती है। तो अज्ञे जी का काव्य है सरस्वती पुत्र, इसके बारे में, और इसे हम बहुत ही कम समय में आपको समझाने वाले हैं। ये जो काव्य विधा है ये नई कविता की विधा है, और इस काव्य में प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है और दार्शनिक कविता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि काव्य विधा कौन सी है, नई कविता की ये काव्य विधा है और इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जानते हैं इस कविता का सारांश। सरस्वती पुत्र अज्ञे की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की है जो ज्ञान, कला और साहित्य की देवी यानी कि सरस्वती का पुत्र है। यह पात्र संसार के निरपेक्ष ज्ञान और कला में डूबा हुआ है, यानी कि जो पात्र है वो संसार के निरपेक्ष ज्ञान, कला, इन तीनों चीजों में डूबा हुआ है। किसी भी भौतिक आकर्षण या लोभ से ऊपर उठ चुका है। ये जो पात्र है ये एक प्रकार से भौतिक आकर्षण और लोभ, माया, इन सभी से ऊपर उठ चुका है। वह संसार के सुख दुख, यश अपयश से परे, यानी कि उसे सुख दुख का, यश का, अपयश का, कीर्ति का, इसका कोई भी मतलब
इससे अलग हो चुका है, ठीक है, परे केवल ज्ञान और सृजन में लीन है। यह कविता बताती है कि सच्चा साहित्यकार या कलाकार संसार की भीड़ में नहीं बल्कि एकांत और साधना में अपनी पहचान बनाता है। यहाँ पर यह बात नोट कर लेना, ये कविता क्या बताती है कि सच्चा साहित्यकार या कलाकार, आप भी एक सच्चे साहित्यकार हो सकते हैं या कलाकार हो सकते हैं, ये संसार की भीड़ में नहीं बल्कि एकांत और साधना में अपनी पहचान बनाता है। पहले तुम्हें अपनी पहचान बनानी है साधना करके, पहले तुम्हें अपने फील्ड में सबसे पहले मेहनत करनी है, और जैसे ही तुम मेहनत कर लोगे तो फिर तुम्हारी पहचान मतलब एक प्रकार से तुम सच्चे साहित्यकार या सच्चे कलाकार कहलाने लगोगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि है काव्य से संबंधित 5 महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है प्रकाशन। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रकाशन जो अज्ञे जी थे उनके संग्रह आंगन के पार द्वार में शामिल है। नंबर 2 काव्य विशेषता। इस काव्य में ज्ञान, वैराग्य, सृजनशीलता और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। नंबर 3 अलंकार। इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? तो रूपक है, प्रतीक है, उपमा है और बिंब, जो बिंब अलंकार है ये प्रमुख है, ठीक है। तो रूपक और प्रतीक इसमें प्रमुख अलंकार माने गए हैं। इस पूरी कविता में हमें प्रतीकों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। नंबर 4 है नवीनता। कविता में सरस्वती का पुत्र एक कल्पनाशील और नव्य प्रतीक है, नव्य मतलब नया प्रतीक है, जो सीधे कलाकार की मानसिकता का चित्रण करता है। नंबर 5 संदेश। इस कविता का प्रमुख संदेश है कि सच्चा कलाकार विद्वान सांसारिक मोह माया से परे होता है। उसका लक्ष्य केवल सृजन और ज्ञान होता है। उसका लक्ष्य क्या होता है? सृजन करना और ज्ञान धारण करना। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख प्रतीक या पात्रों की, ठीक है। प्रतीकों को ही पात्र माना गया है, तो ये तुम्हें ध्यान में नहीं रखना कि पात्रों के नाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरस्वती जो है वो ज्ञान, साहित्य और सृजन की देवी का प्रतीक है। सरस्वती पुत्र जो है वो कवि है या साहित्यकार है या कोई सच्चा कलाकार का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर दुनिया की जो भीड़ है वो भौतिकता, लोभ, स्वार्थ, यश अपयश यानी कि मेरा मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसकी दौड़ का प्रतीक है। तो ये तीनों ही प्रमुख प्रतीक हैं और ये तीनों ही प्रमुख पात्र हैं। दोस्तों ये जो कविता है इसमें जो विधा का इस्तेमाल किया गया है वो है नई कविता की ये विधा है, ठीक है। और ये प्रतीकात्मक है और इसमें दार्शनिक चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं असाध्य बीड़ा जो है इसका अर्थ आप लोगों को समझा देता हूँ। असाध्य बीड़ा, इसको यदि आप तोड़ते हैं, अ मतलब होता है नहीं, साध मतलब होता है साधा, साध्य मतलब साधा, और बीड़ा मतलब होता है ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जिसे साधा ना जा सके उसे ही तो असाध्य बीड़ा कहते हैं। अब जानते हैं इस कविता का सारांश। तो सबसे पहले सारांश में है असाध्य बीड़ा अज्ञे की प्रसिद्ध कविता है जिसमें जीवन के सत्य, सौंदर्य, साधना और कला का गहरा चित्रण दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए, ये है जो अज्ञे की प्रसिद्ध कविता है। इसके अलावा भी कई और कविताएं हैं जो मैं आपको लगातार वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन जो असाध्य बीड़ा है ये अज्ञे जी की सबसे प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। यह कविता एक प्रतीकात्मक कथा है, यानी कि इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक पुरानी कठिन बीड़ा को कोई भी बजा नहीं पाता। एक ऐसी बीड़ा है जिसका निर्माण करते हैं एक आदमी, और इस बीड़ा को कोई भी नहीं बजा पाता, लेकिन एक साधक आता है और अपने पूरे समर्पण से, साधना से और आस्था के साथ उस बीड़ा को बजाने में सफल होता है। बीड़ा को बजाना कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि यह जीवन के रहस्य, तपस्या और आंतरिक साधना का प्रतीक बन जाता है। और इस प्रकार से वो बीड़ा बज जाती है अंत में। और इस प्रकार से जो असाध्य बीड़ा है इसका ये सारांश है, यानी कि सार मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका सार क्या है। अब बात कर लेते हैं असाध्य बीड़ा काव्य से संबंधित 5 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहला है प्रकाशन वर्ष 1957, आंगन के पार द्वार। इसमें इसका संग्रह है, मतलब इसी संग्रह के अंदर है असाध्य बीड़ा कविता, ठीक है। इसकी काव्य विशेषताएं क्या है? ये कविता प्रतीकात्मक है, एक दार्शनिक कविता है, जिसमें बीड़ा है वो कला का, साधना का और जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। बीड़ा क्या है? साधना, कला, जीवन की कठिनाइयाँ और ज्ञान का प्रतीक है। नंबर 3 अलंकार। इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा और बिंब। मतलब इनका बिंब हमें दिखाई देता है, रूपक का, प्रतीक का,
प्रतीकात्मक वो तो कविता है ही, तो प्रतीकात्मक रहेगा ही। प्रतीकों का इसमें सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। नंबर 4, नई कविता आंदोलन। यह कविता नई कविता आंदोलन की उत्कृष्ट रचना है, जिसमें पारंपरिक कथ्य और शिल्प को तोड़कर गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, जो कि है नंबर 5, संदेश। इसमें क्या है, जीवन में कठिन रास्तों और असंभव लगने वाले कार्यों को भी हम अपनी साधना और समर्पण से संभव बनाया जा सकता है। यानी कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो वो है अपनी साधना से, यानी कि अपने समर्पण और साधना के द्वारा उस कार्य को, कोई भी कार्य ठान लेना मानव, तो उसे कर सकता है। तो ये संदेश इस कविता का मुख्य संदेश इसमें दिया गया है। बात करते हैं काव्य के प्रतीक और पात्रों की। तो काव्य के प्रतीक और पात्र, जो असाध्य बीड़ा है, ये जीवन, साधना, कला और कठिन राहों का प्रतीक है। राजा है वो समाज और उसकी सोच का प्रतीक है, मतलब उसकी सीमित सोच का प्रतीक है। बहादुर है, ये वीर योद्धा है जो बाहुबल से हर समस्या का हल करना चाहते हैं। विद्वान है, ये बौद्धिक वर्ग जो केवल ज्ञान के आधार पर समाधान ढूंढता है, उसका प्रतीक है। और अंत में जो है वो है साधक। साधक यानी कि बीड़ा वादक, वह पात्र जो पूरी श्रद्धा, प्रेम, साधना, इनसे असंभव को भी संभव करता है। ये जो साधक है, यही बीड़ा को साधने का कार्य करता है। करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य ब्रह्म राक्षस के बारे में, और इसके हम बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि 6 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे और इस कविता का सार आप लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताएं विशेष रूप से व्यक्ति की चेतना, सामाजिक यथार्थ और आत्म संघर्ष को दर्शाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, यानी कि मैं मुक्तिबोध ही ज्यादातर कहूंगा, ठीक है। इनकी कविताएं विशेष रूप से व्यक्ति की चेतना, सामाजिक यथार्थ, समाज की सच्चाई और आत्म संघर्ष, यानी कि अपने स्वयं का संघर्ष है, उसको दर्शाती हैं। ब्रह्म राक्षस उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जो आधुनिक समाज में विद्वानों और बुद्धिजीवियों की त्रासदी को प्रतीकात्मक मतलब प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करती है। इस कविता में एक ब्रह्म राक्षस को केंद्र में रखकर यह दिखाया गया है कि किस प्रकार एक सच्चा बुद्धिजीवी समाज के दोहरे मानदंडों और अपनी व्यवस्थाओं के कारण अंततः आत्म संघर्ष में उलझ जाता है। एक अच्छा बुद्धिजीवी है, जो सच्चा बुद्धिजीवी है, वो दोहरे जो मानदंड रहते हैं उनकी व्यवस्थाओं के कारण आत्म संघर्ष में उलझ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्म राक्षस के मुख्य पात्र या उनके प्रतीकों के बारे में। यहाँ पर मुख्य लिखा है तो इसको आप लोगों को ध्यान में नहीं देना है। कविता का केंद्रीय पात्र ब्रह्म राक्षस प्रतीकात्मक रूप से उस विद्वान या विचारक का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान और सच्चाई से समृद्ध है, यानी कि ऐसा विद्वान जिसमें ज्ञान भी है और सच्चाई भी है, यानी कि सच्चा ज्ञान है उसमें, लेकिन समाज द्वारा उसे उपेक्षित और बहिष्कृत किया जाता है, यानी कि समाज उसे हमेशा उपेक्षा की नजर से देखती है और उसका बहिष्कार करती है। ब्रह्म राक्षस स्वयं में एक विरोधाभासी अस्तित्व है। ब्रह्म यानी कि ज्ञान और राक्षस यानी कि भयावहता, इसी का जो सम्मिश्रण है, यानी कि इन्हीं दोनों का, ज्ञान का और भयावहता, भय का, इन्हीं दोनों का सम्मिश्रण ब्रह्म राक्षस है। यहाँ पर 2 बार वह लिख गया। वह विद्वान है जो सच्चाई को पहचानता है लेकिन व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है। इस पात्र को समाज के उन बुद्धिजीवियों का प्रतीक माना जा सकता है जो सिद्धांतों और विचारधारा से तो समृद्ध होते हैं लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण अपनी वास्तविक भूमिका नहीं निभा पाते हैं। यह पात्र अंततः आत्म संघर्ष से जूझता रहता है और अपनी व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है। अब बात कर लेते हैं काव्य के सारांश की। तो ब्रह्म राक्षस कविता की कथा एक खंडर में रहने वाले ब्रह्म राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है। यह ब्रह्म राक्षस कोई साधारण प्रेत या दैत्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जो कभी एक महान विद्वान था। वह है विद्वता और उच्च ज्ञान से समृद्ध था। विद्वता मतलब ज्ञान से, ठीक है, विद्वता मतलब एक विद्वान होने का गुण ही विद्वता कहलाती है, और उच्च ज्ञान से समृद्ध था, लेकिन अपने जीवन काल में समाज की वास्तविकताओं को पहचानने और उनके अनुसार कार्य करने में विफल रहा। अब वह एक खंडर में
अकेला पड़ा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई आए और उस व्यक्ति से संवाद करे। कवि यानी कि कथावाचक जब उस खंडर में जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस से मिलता है और उसके दुखद अतीत को समझता है। ब्रह्म राक्षस का कहना है कि उसने अपने जीवन काल में सत्य और नैतिकता के पक्ष में खड़ा होने का प्रयास किया, लेकिन समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। वह अब एक उपेक्षित असहाय स्थिति में पड़ा हुआ है, जो ना पूरी तरह से जीवित है और ना ही पूरी तरह से मृत है। उसकी एक प्रकार से ऐसी स्थिति बन गई है कि वह ना तो अभी जी रहा है और ना ही मरा हुआ है, मतलब बीच में है। ठीक है, कविता में ब्रह्म राक्षस का संघर्ष दरअसल हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण कुछ नहीं कर पाता है। यानी कि आजकल सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसके कारण वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। अब अंत में हम बात कर लेते हैं काव्य का सार्थक निष्कर्ष। ब्रह्म राक्षस कविता का मूल संदेश यह है कि एक बुद्धिजीवी को केवल ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि समाज के भीतर बदलाव लाने के लिए भी कार्य करना चाहिए। यदि वह केवल सैद्धांतिक चर्चाओं में उलझा रहेगा और व्यवहारिक कार्य नहीं करेगा तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा और वह उसी तरह समाज से बहिष्कृत हो जाएगा जैसे कि ब्रह्म राक्षस हो गया है। तो यार यही हमारे आसपास कंडीशन है। हमें केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, हमें बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, हमें उस ज्ञान को व्यवहार में भी लाना है। यदि हम उसे व्यवहारिक कार्यों में नहीं लगाएंगे तो फिर कोई हमारी बात को नहीं मानेगा। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल विचारधारा और दर्शन पर्याप्त नहीं होते हैं, बल्कि एक सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है, अन्यथा ज्ञानवान व्यक्ति स्वयं को एकाकी, निष्क्रिय और अप्रासंगिक महसूस करने लगता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती के बारे में, मतलब इसके बारे में हम बिल्कुल संक्षिप्त में बात करेंगे। कम समय में इस पूरी कविता का सार हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूल गलती कविता की प्रस्तावना की। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में प्रगतिशील कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, यानी कि महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी कविताएं गहरे आत्मसंघर्ष, सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति की आंतरिक चेतना यानी कि आत्मचेतना को दर्शाती हैं। भूल गलती उनकी महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है, जिसमें वे सामान्य व्यक्ति के जीवन में होने वाली त्रुटियों, सामाजिक व्यवस्था की कठोरता और व्यक्ति की असहायता को उजागर करते हैं। यह कविता इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समाज व्यक्ति की भूलों को क्षमा नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक स्थायी अपराध की तरह देखता है, जिससे व्यक्ति लगातार आत्मग्लानि और पश्चाताप में जीने को मजबूर हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये प्रस्तावना समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं भूल गलती के मुख्य पात्र या प्रतीकों के बारे में। कविता में कोई एकल पात्र ना होकर यह संपूर्ण मानवता की भूलों और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण का प्रतीकात्मक चित्रण है। इसमें आम इंसान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो जीवन में जाने अनजाने गलतियां करता है, लेकिन समाज उसे उसकी भूलों के साथ ही बांध कर रखता है। अब बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं, कोई जानकर करता है, कोई अनजान कर, लेकिन समाज उसे फिर उसी निगाहों से देखता है। ठीक है, मुख्य पात्र वास्तव में हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो कभी न कभी अपने जीवन में कोई ना कोई भूल करता है और फिर समाज की कठोरता तथा आत्म संघर्ष के बोझ तले दब जाता है। समाज इस भूल को एक अपराध की तरह देखता है। किसी से कोई भी भूल हो जाती है तो समाज देखता है कि ये अपराध हो गया उससे, ठीक है, और व्यक्ति के सुधरने की संभावनाओं को नकार देता है। और ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब फिर समाज ये मान लेता है कि अब ये नहीं सुधरने वाला। यह कविता इस धारणा पर प्रश्न उठाती है कि क्या मनुष्य को उसकी भूलों के लिए हमेशा दंडित किया जाना चाहिए, यानी कि एक बार किसी ने भूल की, अब उसका दंड उसे एक ही बार मिलना चाहिए या फिर उसे पूरे जीवन मिलना चाहिए। तो हमेशा दंडित किया जाना चाहिए या उसे एक नया अवसर मिलना चाहिए। यह कविता इस धारणा पर प्रश्न उठाती है। अब बात कर लेते हैं काव्य का सारांश। भूल गलती कविता मानवीय त्रुटियों और उनके परिणामों पर आधारित है। कवि इस बात को रेखांकित करता है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति से भूल हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे भूल हो सकती है।
लेकिन समाज भूल को क्षमा करने के बजाय व्यक्ति को कठोरता से दंडित करता है। समाज एक भूल को व्यक्ति की पूरी पहचान बना देता है, जिससे वह अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाता है। कविता में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी भूल के कारण मानसिक रूप से टूट जाता है। आत्मग्लानि और पश्चाताप उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। उसकी भूलें उसे एक अंधेरे में ढकेल देती हैं, जहां से फिर वह बाहर नहीं निकल पाता है। मुक्तिबोध इस कविता में मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक व्यवस्था की क्रूरता और व्यक्ति के भीतर चल रहे द्वंद्व को गहरे रूप से चित्रित करते हैं। अब बात कर लेते हैं काव्य के सार्थक निष्कर्ष की। दोस्तों, कविता हमें यह संदेश देती है कि भूलें इंसान की प्रकृति का हिस्सा हैं। इंसान ही तो भूलें करता है, लेकिन समाज की कठोरता व्यक्ति को उसके अतीत से निकलने नहीं देती है। मुक्तिबोध यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या मनुष्य को अपनी गलतियों से सीखने और एक नया जीवन शुरू करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये वो प्रश्न पूछते हैं। कविता का निष्कर्ष यह है कि हमें भूल करने वाले व्यक्ति को अपराधी की तरह देखने के बजाय उसे सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर भी देना चाहिए। साथ ही यह कविता आत्मग्लानि में डूबे व्यक्ति के मानसिक संघर्ष को भी दर्शाती है और यह बताती है कि समाज की असंवेदनशीलता कैसे एक व्यक्ति को पूरी तरह तोड़ सकती है। इसके बाद देखो, ये निष्कर्ष है, मैंने सार्थक निष्कर्ष आपको बता दिया है, तो इस निष्कर्ष को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक है। तो आई होप दोस्तों, जो भूल गलती कविता है ये आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। इसका मूल जो निचोड़ सार है वो आप लोग समझ गए होंगे। अकाल और उसके बाद ये कविता लिखी है नागार्जुन ने। पहले मैं ये कविता स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ तथ्य और बता देता हूं। नागार्जुन को बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, बाबा भी कहा जाता है इन्हें इनका जो वास्तविक नाम है, मूल नाम है, वो है वैद्यनाथ मिश्र। इन्हें बिहार का यात्री भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के तरौनी गांव के दरभंगा जिले में हुआ था। तो दरभंगा जिला, तरौनी गांव, बिहार में इनका जन्म हुआ था। अकाल और उसके बाद ये बहुत छोटी कविता है, 8 लाइनों की कविता है। आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि बहुत बड़ी कविता है। और ये जो कविता है, इसका जो एक प्रकार से ये किस काव्य संग्रह में है, तो ये जो है सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये सतरंगी पंखों वाली जो काव्य संग्रह है, ये लिखा गया 1952 में। तो कुछ मूलभूत तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं कि इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये कविता लिखी क्यों गई। और ये लिखी गई, देखो आप यहाँ पे शीर्षक से ही समझ रहे होंगे, अकाल और उसके बाद, यानी कि अकाल पड़ा है तो बंगाल का अकाल है बिहार के पास। ठीक है, बंगाल का अकाल पड़ा है और उसके बाद का जो दृश्य है वो नागार्जुन ने अपने ही शब्दों में बयां किया है। तो चलिए दोस्तों, इस जनवादी कविता को प्रारंभ करते हैं। दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। नागार्जुन कहते हैं अकाल पड़ गया है तो कई दिनों तक चूल्हा रोया है, मतलब चूल्हे में कुछ अब लग ही नहीं रहा, आग ही नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि खाने को कुछ है ही नहीं, तो बनाए क्या, पकाएं क्या। और चक्की जिसमें कि आटा पिसता है वो उदास है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। एक कानी कुतिया है, पहले चूल्हे को इन्होंने रुआ दिया है, अब कानी कुतिया है, ये उनके पास सो रही है और ये भी भूखी है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियों को भी गश्त आने लगा है, यानी कि एक प्रकार से गश्त कब आता है, जब हम मूर्छित अवस्था में होते हैं, उसे गश्त कहते हैं। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और चूहों की हालत ऐसी है जैसे कि उन्हें शिकस्त आ गया हो, क्योंकि अकाल पड़ा है। अब आगे है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब जैसे ही कई दिनों के बाद कुछ दाने आए हैं घर के अंदर, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अब आंगन से ऊपर यानी कि चूल्हा जल गया है तो कई दिनों के बाद धुआं उठा है। चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पांखें। कई दिनों के बाद अब कौवा भी प्रसन्न हो गया है। तो यहाँ पर किसी मनुष्य का जिक्र नहीं है, यहाँ पर केवल मनुष्य किस पर निर्भर रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतुओं का जिक्र है। और इन 8 लाइनों से यहीं पर कविता समाप्त हो जाती है। इन 8 लाइनों से नागार्जुन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हिंदी कविता में। यदि दोस्तों आपको छायावादोत्तर काल है
उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को जानना है, उनको समझना है, तो आपको काव्य धारा को समझना ही होगा कि इस समय की काव्य धारा क्या रही। उत्तर छायावाद, इसका मतलब होता है छायावाद के बाद का समय, यानी कि ये काल कहलाया छायावाद के बाद का काल। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी काव्य धारा की। छायावादोत्तर काल की इस कालावधि की रचनाओं में काव्य साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां मिलती हैं। यह कई वादों और धाराओं का काल था। इसमें जीवन दृष्टियों तथा काव्य की वस्तु और शिल्प संबंधी कई मान्यताएं उभरी हैं। किसी धारा में व्यक्तिगत अनुभूति का घनत्व अधिक है तो किसी में, देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी धारा में व्यक्तिगत अनुभूति का घनत्व ज्यादा है, यानी कि संख्या ज्यादा है, और किसी में सामाजिक अनुभूति की जो घनत्व है वो अधिक है। किसी में रोमानी दृष्टि की प्रधानता है तो किसी में बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि की प्रधानता है। कृतियों के आधार पर दृष्टियों, मान्यताओं और रचना रूपों का वर्गीकरण करें तो 5-6 काव्य धाराएं उभर कर आती हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, छायावादी काव्य धारा या उत्तर छायावाद, वैयक्तिक गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि कृतियों के आधार पर दृष्टियों, मान्यताओं और रचना रूपों का वर्गीकरण करें तो 5-6 जो धाराएं हैं वो उभर कर आती हैं। इनमें प्रमुख जो धाराएं हैं वो हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, छायावादी काव्य धारा, उत्तर छायावाद जो कि हम पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत गीति काव्य और प्रगतिवाद, इसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता। ये कुछ 5-6 धाराएं हैं जो कि अलग अलग दृष्टियों, मान्यताओं और रचना रूपों के आधार पर उभर कर आती हैं। इनमें से पहली 2 धाराएं नई तो नहीं है, पहली 2 धाराएं नई नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भारतेंदु काल से प्रारंभ हो गई थी। यह द्विवेदी काल से भी द्विवेदी काल में से भी छायावाद काल को पार करती है। शेष धाराएं प्रस्तुत काल की ही उपज हैं, यानी कि उत्तर छायावाद की उपज हैं। वे अपने अपने ढंग से ऐतिहासिक अनिवार्यता के आधार पर सामने आई हैं। छायावादोत्तर युग में कुछ कृतियां ऐसी भी हैं जिनमें एक ही साथ कई धाराएं हमें दिखाई पड़ती हैं। यथा जैसे मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है आराधना, नहुस और जय भारत। इनमें हमें एक साथ कई धाराएं देखने को मिलती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की माता, समर्पण और युग चरण, इनमें भी हमें कई धाराएं देखने को मिलती हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की आपलक हम बिस्पाई जन्म की, सियाराम शरण गुप्त की जो नोआखाली है और जय हिंद है, इनमें भी कुछ ऐसा है कि इसमें भी कई धाराएं निकल कर आती हैं। रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, दिल्ली, सोहनलाल द्विवेदी की बास बदत्ता, युगाधार, हरिवंश राय बच्चन की सूत की माला, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, जौहर, गुरुभक्ति सिंह भक्त की विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट की अमृत और विष, एकला चलो रे, केदारनाथ मिश्र प्रभात की काल दहन, दानवीर कर्ण आदि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृतियां हैं। इनमें सियाराम शरण गुप्त की गोपिका, बालकृष्ण शर्मा नवीन की आपलक और सोहनलाल द्विवेदी की चित्रा ऐसी कृतियां हैं जिनमें राष्ट्रीय स्वर गौण और प्रेम का स्वर प्रधान है। इसी तरह निराला की तुलसीदास, अड़ीमा, सुमित्रानंदन पंत की स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, महादेवी वर्मा की दीपशिखा, जानकी बल्लभ शास्त्री की रूप अरूप, अवंतिका, यानी कि इनकी 2 है, रूप अरूप और अवंतिका, उत्तर छायावाद की कृतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अड़ीमा में कुछ कविताएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक व्यक्तित्वों पर भी हैं, इनकी जो अड़ीमा है इसमें कुछ कविताएं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक व्यक्तित्वों पर भी हैं। पंत जी ने इस काल में, यानी इस काल की सभी उत्तर छायावादी कृतियों में सांस्कृतिक स्वर सुनाई पड़ता है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय की एक बेचैनी इनमें बराबर लक्षित होती है। इस तरह इन कृतियों का मूल स्वर तो छायावाद है, किंतु विषय की दृष्टि से इन्हें अन्य कई धाराओं से भी जोड़ा जा सकता है।
तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं नागार्जुन के बारे में, जिनका जन्म वर्ष 1910 में और इनका निधन 1998 में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। यात्री नाम से ये मैथिली में भी कविताएं लिखते रहे, यानी कि इनका जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। यात्री नाम से ये मैथिली भाषा में, मतलब मैथिल कोकिल जो विद्यापति हैं उनकी भाषा में कविताएं लिखती रही। कवि के साथ साथ ये हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार भी हैं। इनकी कविताएं मुख्यतः 3 तरह की हैं। कुछ कविताएं गंभीर हैं, कुछ संवेदनात्मक हैं और कुछ कलात्मक हैं, जिनमें कवि ने मानव मन की रागात्मक और सौंदर्यमयी छवियों को अंकित किया है। रागात्मक और सौंदर्यमयी छवियों को अंकित किया है जो मानव मन है उनकी, और साथ ही साथ मनुष्य की मानवीय संभावनाओं के प्रति आस्था व्यक्त की है। दूसरी कोटि की कविताएं वे हैं जो सामाजिक कुरूपता, राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास पर बढ़िया चुपता हुआ व्यंग्य करती हैं। नागार्जुन की तीसरी कोटि की रचनाएं उद्बोधनात्मक हैं, किंतु काव्य तत्व की दृष्टि से ये रचनाएं हल्की हैं। जैसे इनकी रचना है बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान यानी कि दांतें निकालने वाली मुस्कान आदि कविताएं नागार्जुन यानी कि वैद्यनाथ मिश्र की उत्तम प्रगतिवादी कविताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नागार्जुन का संक्षिप्त कृतित्व परिचय समाप्त होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 तक। अपनी पूरी पीढ़ी में मुक्तिबोध का व्यक्तित्व विशिष्ट है। इस पीढ़ी और इसी से लगी हुई परवर्ती पीढ़ी के लगभग सारे कवि, जैसे बोला जाए अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर और धर्मवीर भारती आदि, रोमानी कविता से अलग हटकर नया प्रयोग करने का प्रयत्न करते हुए भी रोमानी संवेदना और भाषा से मुक्त नहीं रहे। मतलब इनकी कविताओं में रोमानी संवेदना और भाषा रहती है। किंतु मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है, जो अपने परिवेश के जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रगतिवादी दृष्टिकोण परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभव वैविध्य को और बल देती है। जो उनकी प्रगतिवादी दृष्टि है, ये परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभव वैविध्य को और अधिक बल देती है। अतः कहा जा सकता है कि बाद में जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोधी हैं। यानी कि नई कविता के सबसे अग्रज कवि मुक्तिबोध को माना गया है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है लोक परिवेश से गहरी संप्रक्ति तथा जनजीवन में विश्वास। यथा मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही को दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। ये जो पंक्तियां हैं, मतलब ये जो लाइनें हैं, ये है चांद का मुँह टेढ़ा में। किंतु शिल्प के प्रति असावधानी उनके अनुभव खंडों को एक में बांध नहीं पाती। मतलब इनका जो शिल्प है ये थोड़ा सा असावधानी पूर्वक इनका शिल्प माना जाता है, और समग्रतः बिंबों की रचना में संश्लिष्टता तथा सघनता नहीं भर पाती। मुक्तिबोध में फैंटेसी भी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति भी है। क्या है फैंटेसी, क्या कहलाती है? जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस कविताएं इस दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदन के स्तर की नहीं है, वह अपने परिवेश से गहरी जुड़ी है। मतलब जो उनकी अनुभूति है वो व्यक्तिगत स्तर की नहीं है, जो उनके परिवेश का स्तर है उससे भी जुड़ी हुई है, गहराई से जुड़ी हुई है, अनेक आवर्तों में लिपटी है तथा कवि की आलोचक दृष्टि रचनात्मक संदर्भ में लक्षित होने वाली इनकी सार्थकता और निरर्थकता की जांच करती चलती है। तो यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध का कृतित्व परिचय समाप्त होता है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1914 में तथा 1985 में इनका निधन हुआ। ये पहले कल्पना में
संपादक थे, मतलब कल्पना जो समाचार पत्र है उसमें संपादक थे। फिर ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी इन्होंने की है और अवकाश प्राप्त करने तक संपूर्ण गांधी वाङ्मय के संपादक मंडल में रहे। ये सहज संवेदना के कवि हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कवि की संवेदना कहीं तो बहुत सूक्ष्म और आत्मगत है, जैसे कि कमल के फूल, बाणी की दीनता, टूटते का सुख। इन जगह जो कवि की संवेदना है वो बहुत ही सूक्ष्म है और आत्मगत है, पर कहीं बहुत प्रत्यक्ष है और परिवेश से संपृक्त है, जैसे सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। यहाँ पर जो कवि की जो एक प्रकार से संवेदना है ये बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है आदि कविताओं में। कवि की सहजता, सघन अनुभूति और संयत अभिव्यक्ति के क्षणों में जहां अत्यंत सुंदर काव्य की सृष्टि करती है, कहीं फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता, अनुभूता के सतहीपन तथा अभिव्यक्ति के तुकांतवादी विस्तार की अवस्था में सामान्य काव्य की असाधारण और स्नेह शपथ जैसी उनकी कविताएं हैं। जो सामान्य है उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में लोक जीवन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उत्तर काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यथार्थवाद की प्रधानता। इस काल की कविताओं में कल्पना के स्थान पर यथार्थ मतलब होता है सत्य, जो हमें दिखाई देता है। यथार्थ जीवन के चित्र उपस्थित हैं। समाज के शोषित वंचित वर्ग की पीड़ा, बेरोजगारी, भूख, अन्याय, ये आदि जो है ये इस काल में मतलब प्रमुख विषय बने हैं। इस काल के प्रमुख विषय हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 2, सामाजिक और राजनीतिक चेतना। काव्य में स्वतंत्रता संग्राम, श्रमिक आंदोलन, पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज और स्त्री अधिकार जैसे विषयों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। नंबर 3, सामाजिक सुधार की भावना। इस युग के कवि कविता को समाज परिवर्तन का माध्यम मानते हैं। उनके लिए कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन या अय्यारी नहीं है, बल्कि जन जागरण है, यानी कि जनता को जागरण करना। नंबर 4, भाषा और शैली में सादगी। छायावाद की अलंकारिक भाषा के स्थान पर सरल, सहज, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें ज्यादा अलंकार और छंदों का प्रयोग नहीं किया है। इसमें सरल, सहज और प्रभावशाली जो आम बोलचाल की भाषा है उस भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 5, क्लास संघर्ष और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कविता में विशेषतः वर्ग संघर्ष, साम्यवाद और समानता की भावना दिखाई देती है। बात करते हैं नंबर 6, विषय विविधता। इस युग में प्रकृति और सौंदर्य जैसे पारंपरिक विषयों के अतिरिक्त जीवन के कटु यथार्थ, युद्ध, राजनीति, नगरीकरण, पर्यावरण आदि विषयों पर भी कविताएं लिखी हैं। बात करते हैं नंबर 7, नई विधाओं का प्रयोग। मुक्त छंद, गद्य कविता, दृश्यात्मकता और प्रतीकों का प्रयोग इसमें बढ़ा है। इससे कविता की अभिव्यक्ति और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। नंबर 8, व्यक्तिवाद और समाजवाद की ओर संक्रमण। छायावादी कवियों का ध्यान मैं पर केंद्रित था, जबकि छायावादोत्तर कवि हम की बात करते हैं, यानी कि मैं की बात नहीं करते। यहाँ पे व्यक्तिवाद की प्रधानता हमें देखने को नहीं मिलती है, यानी सामूहिक चेतना की ओर अग्रसर होते हैं कि समूह का कैसे विकास हो, समूह की चेतना कैसे जगे। बात कर लेते हैं छायावादोत्तर काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में। तो इसके प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र नहीं दिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, ये सभी प्रमुख कवि हैं छायावादोत्तर काव्य के। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर छायावाद के प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं की विधा का नाम बताइए। दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है इसकी विधा है काव्य विधा। माखनलाल चतुर्वेदी का जो युग चरण है इसकी भी विधा है काव्य विधा। जो फणेश्वरनाथ रेणुकृत मेला आंचल है ये क्या है? एक उपन्यास है। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनका अंधेरे में जो है वो है एक लंबी कविता। दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय, ये है आलोचना। श्रीलाल कृत राग दरबारी, ये एक उपन्यास है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमा उर्वशी, ये एक निबंध है। सुमित्रानंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन, ये है आत्मकथा।
निराला कृत रविंद्र कविता कानन ये एक समीक्षा है। धर्मवीर भारती कृत अंधायुग ये एक कविता ही है, ये लंबी कविता है, यानी कि एक नाटक के रूप में कविता लिखी गई है। किस दशक की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? 30 के दशक की कविताओं को नई कविता कहा गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्ति है राम कुमार वर्मा की। अब देखिए पंक्तियां आ गई हैं कि पंक्तियां किसकी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर आप देखना चाहिए। तो ऐसी यदि बात कोई उपन्यासकार के रूप में कह रहा है तो वो होंगे हमारे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, मतलब संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। ये पंक्तियां आचार्य शुक्ल की हैं। बच्चन और दिनकर, यानी कि बच्चन के बारे में और रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। तो इन दोनों को प्रतिद्वंदी कवि किन्होंने माना है? वो है राम नरेश त्रिपाठी। जो गहन भाव, सीधी भाषा, सीधे छंद चाहता है वह धोखेबाज है। ये पंक्तियां हैं अज्ञेय की। कई नई कविता का प्रकाशन 1954 में हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1954 में। नई कविता पत्रिका के संपादक ये थे जगदीश गुप्त। कविता के नए प्रतिमान ये रचना है नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, नामवर सिंह, ठीक है, नामवर सिंह होता है मेरे हिसाब से। तो नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। नया साहित्य नए प्रश्न ये रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की। समय की शिला पर ये रचना है शंभुनाथ सिंह की। काठ की घंटियां किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बनपासी सुखो ये रचना है नरेश मेहता की। उत्तर जय नगेंद्र शर्मा की। संचय की एक रात ये नरेश मेहता की, ये शायद 2 बार आ गया है आई थिंक। संसद से सड़क तक ये है धूमिल की। नाश और निर्माण ये है गिरजा कुमार माथुर की। अमन और राग ये है शमशेर बहादुर की। धरती शोकगीत के जो रचयिता हैं वो है त्रिलोचन। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। किस कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है? तो हरिवंश राय को हिंदी का बायरन माना जाता है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको स्रोत स्वीनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़ गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी हैं। माँ है वह है इसी से हम बने हैं। यहाँ पर स्रोत स्विनी यानी कि नदी को कहा गया है, वह हमें आकार देने वाली होती है। हमारे कोण गलियां अंतरीप यानी कि एक प्रकार से द्वीप ही कहलाया। उभार सैकत कूल यानी कि बालू के कण। सब गोलाइयां उसकी ही गढ़ी हैं, गढ़ी मतलब बनाना। माँ है वह है इसी से हम बने हैं। तो इसे आपको किस प्रकार से लिखना है? तो 20 से अच्छा कौन बता सकता है कि इसे आपको इस प्रकार से लिखना है? बाकी इतना सा नहीं लिखना, आपको थोड़ी अच्छे तरीके से व्याख्या करनी है। कम से कम 2 पेज तो यार आपको भरना है, यदि 5 नंबर का है 3 पेज भरना है आपको, ठीक है। संदर्भ एवं प्रसंग में आप यही लिखेंगे कि यह पद्य अज्ञेय द्वारा रचित नदी के द्वीप कविता से अवतरित किया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे यहाँ अज्ञेय जी नदी को माँ का प्रतीक तथा स्वयं को द्वीप का प्रतीक मानकर कह रहे हैं। और अज्ञेय ने यहाँ पर अपनी बात द्वीप द्वारा कही है। जो भी अज्ञेय को अपनी बात करनी है वो उन्होंने द्वीप द्वारा कहा है। व्याख्या करेंगे, संसार रूपी नदी की धारा के हम द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम यह नहीं कहते कि नदी की धारा हमें छोड़कर आगे बह जाए। यहाँ पर एक बात और ध्यान में देना, जो नदी है वो है समाज का प्रतीक और जो द्वीप है वो है व्यक्ति का प्रतीक। तो व्यक्ति ये नहीं कहता कि समाज उसे छोड़कर चला जाए, कारण कि नदी की धारा ही हमें आकृति प्रदान करती है। यहाँ पर मूल अर्थ ये है कि नदी की धारा एक द्वीप को आकृति प्रदान करती है, लेकिन एक अर्थ इसका ये भी है कि जो समाज है वो व्यक्ति को आकार प्रदान करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार तथा हमारी सारी गोलाइयां उसी के द्वारा ही तो बनी है। इसी प्रकार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो समाज के द्वारा ही तो बना है। वह हमारी माँ है, इसी से हमारा जन्म हुआ है। अब इसमें विशेष क्या है,
कवि यहाँ नदी की धारा को ब्रह्म का प्रतीक मानता है और स्वयं को द्वीप का प्रतीक मानता है। भाषा सहज है, यहाँ पर मुक्त छंद है और अनुप्रास अलंकार दिया गया है। साथ ही एक बात और, यहाँ पर प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये व्याख्या समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन प्रमुख प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य एवं उसका इतिहास क्या है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य के जनक कौन है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य की विशेषताएं क्या हैं। चौथा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य में अज्ञे, मुक्तिबोध, नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृति कौन कौन सी हैं। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य का भारतीय समाज में योगदान क्या है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के आंसर बारी बारी से हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक हिंदी काव्य एवं उसका इतिहास। आधुनिक हिंदी काव्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर वर्तमान तक विकसित हुआ है। इसका आरंभ भारत में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण से हुआ है। याद रखना, उस समय भारत गुलाम था। ठीक है, 1957 में भारत, मतलब 1957 में एक क्रांति भी हुई थी। तो इन सभी क्रांतियों का फर्क भी आधुनिक हिंदी काव्य में पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। उस समय भारत की राजनीति कैसी थी, उस समय भारत की संस्कृति कैसी थी, उस समय कौन कौन सी प्रथाएं प्रमुख थी, ये इन सभी के मतलब इन सभी को मिटाने के लिए, कुप्रथाओं को मिटाने के लिए लेखकों ने आधुनिक हिंदी काव्य में कविताएं लिखी। हिंदी काव्य ने परंपरागत धार्मिक और श्रृंगारिक विषयों से आगे बढ़कर, और इस आधुनिक हिंदी काव्य ने परंपरागत, पहले क्या होता था, मतलब कोई राजा के बारे में बखान करता रहता था, धर्म के बारे में तो होता ही रहता था हमेशा, तो इनसे आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना, समाज की सुधार में, व्यक्तिवाद में और यथार्थवाद और नवाचार को अपनाकर इन विषयों में कविताओं को लिखना प्रारंभ किया। यानी कि अब वो नहीं है कि गुलामी है जिसकी भाई जिस राजा के हम साथ रह रहे हैं उसी के बारे में कविताएं लिखेंगे। अब भाई समाज में जो चल रहा है ना, जो गलत चल रहा है उसका पर्दाफाश होगा। इस प्रकार की कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य में लिखी गई। आधुनिक हिंदी काव्य को 4 प्रमुख युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला युग है भारतेंदु युग, ये रहा 1850 से 1900 तक। इसमें हिंदी नवजागरण की शुरुआत हुई थी। दूसरा है द्विवेदी युग, ये है 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग, आप लोग ये नहीं समझना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा, ये पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें आदर्शवाद और राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। आदर्शवाद और राष्ट्रीय चेतना का इसमें उदय हुआ। तीसरा है छायावादी युग, ये है 1920 से 1936 तक। इसमें रहस्यवाद, प्रकृति के साथ प्रेम और व्यक्तिवाद की प्रधानता रही है। चौथा है नई कविता, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यानी कि नई कविता में आप लोग ये मान सकते हो कि 1936 के बाद से जो भी चीजें लिखी गई वो सभी नई कविता में आती हैं। ठीक है, नई कविता आंदोलन के अंतर्गत आता है। इसमें यथार्थवाद, सामाजिक चेतना के प्रयोग, मतलब काव्य है ना, उसमें कई प्रयोग हुए, तो इसी में वृद्धि हुई। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य के जनक की। आधुनिक हिंदी काव्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। 1850 से 1885 तक उन्होंने हिंदी काव्य को सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ा है। उनकी कविताएं भारतीय समाज में जागरूकता और नव चेतना का संचार करने में महत्वपूर्ण रही। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहली प्रमुख विशेषता, यथार्थवाद। आधुनिक हिंदी काव्य कल्पना से अधिक यथार्थ पर केंद्रित था। यहाँ पे कल्पना नहीं होती थी कि ये हो गया, वो ये हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे यथार्थवाद की, यानी कि जो दिख रहा है ना, उसी पर केंद्रित थी आधुनिक हिंदी काव्य की कविताएं। दूसरा, राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के गुलाम था भारत, तो इसलिए ये चीज तो आपको मिलेगी। तो कवियों ने देश प्रेम और क्रांति की भावना को प्रकट किया। तीसरा है व्यक्तिवाद। व्यक्तिगत अनुभूतियों और मनोभावों को इस प्रकार की कविताओं में अधिक महत्व दिया गया। चौथा है सामाजिक चेतना। इसमें जातिवाद, गरीबी, शोषण और अन्याय के विरुद्ध कविताओं को लिखा गया। पांचवा है भाषा का विकास। खड़ी बोली हिंदी में लेखन, सरल एवं सहज भाषा शैली का प्रयोग किया गया। पहले होती थी अवधी, मागधी, अर्धमागधी, मतलब ऐसी भाषा होती थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। लेकिन अब बिल्कुल खड़ी बोली में और सरल एवं सहज भाषा शैली में इन कविताओं में यही हमें देखने को मिलता है, खड़ी बोली और सरल हिंदी। ठीक है। छठा है नई काव्य प्रवृत्तियां। नई काव्य प्रवृत्तियों में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता जैसे आंदोलनों का विकास हुआ। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य में
मतलब प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। पहले है अज्ञेय। अज्ञेय की प्रमुख कृति यदि आपको हम बताएं तो पहला है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, नदी के द्वीप। दूसरा है असाध्य बीड़ा। अब बात कर लेते हैं मुक्तिबोध की कविता। मुक्तिबोध की कविता प्रमुख कविता है जो कि है ब्रह्म राक्षस। तीसरे है नागार्जुन। नागार्जुन की कविता है बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद। चौथे हैं अपने भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी जो प्रमुख कविता है वो है गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य का भारतीय समाज में योगदान। पहला योगदान है राष्ट्रीय चेतना का जागरण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। स्वतंत्रता संग्राम में कविताओं ने प्रेरणादायी भूमिका निभाई है। दूसरा है सामाजिक सुधार, जातिवाद, शोषण, नारी की स्वतंत्रता और सामाजिक अन्याय पर प्रहार किया है। तीसरा है व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति, यानी कि व्यक्ति के अंतर्मन, संवेदनाओं और संघर्ष की अभिव्यक्ति की गई है। चौथा है नए साहित्यिक आंदोलनों का उदय, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। पांचवा है आधुनिक हिंदी भाषा का विकास। इसमें सरल और व्यवहारिक, यानी कि जो व्यवहार में बोलते हैं, ठीक है, उस भाषा का लेखन, मतलब इस भाषा में लेखन को प्रोत्साहन मिला है। तो यहाँ पर अपने सभी प्रश्नों के आंसर होते हैं समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कुछ नहीं करना, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।